हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, तो आज अपन देखते हैं NLM। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन? NLM। ठीक है, तो NLM में अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जड़त्व। क्या? इनर्शिया। देखो, इनर्शिया क्या होता है? ये होता है कि मतलब कोई वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है। कोई इस दिशा में जा रहा है तो वो इस दिशा में ही जाना चाहता है। तो मतलब वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहता। तो इसी को अपन उसका जड़त्व कहते हैं, है ना। जैसे कि जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। पहले होता है स्थिर अवस्था का जड़त्व। दूसरा होता है, इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु है जो अपनी स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। दूसरा होता है गति का जड़त्व। मतलब कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है अनंत समय तक, जब तक उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। अपन कहते हैं कि अपन ने किसी चीज़ को धक्का दिया तो वो तो रुक जाती है। कोई बॉल को धक्का दिया तो वो रुक जाती है। वो बाह्य क्या है? वायुमंडलीय दबाव, एयर प्रेशर, इसके कारण रुकती है, घर्षण के कारण रुकती है। स्पेस में जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही रहना पसंद करती है। अगर स्पेस में कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी। स्पेस में वस्तु कोई रुकी हुई है तो वो रुकी हुई होगी तब तक उस पर बाह्य ना लगाया जाए। तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व भी होता है, जैसे कोई वस्तु सीधी जा रही है तो वो सीधी ही जाना चाहती है। इधर मोड़ेंगे तो उसमें बल लगाना पड़ेगा। कौन सा? वो फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल। कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, ये तो होगी जड़त्व की बात, है ना। अब इसमें NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन के ही नियम पढ़ेंगे अपन। और न्यूटन के 3 नियम होते हैं और तीनों नियम अपन को अच्छे से समझ आने चाहिए। देखो, न्यूटन का तृतीय नियम तो सब जानते हैं अपन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। वो तो न्यूटन का 3rd लॉ है ना। पर उससे पहले भी 2 नियम होते हैं, है ना। पहला नियम होता है न्यूटन का, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। यानी न्यूटन्स लॉ को अपन क्या कहेंगे? देखो, NLM फर्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पहला, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पहला। तो अब इसमें क्या होता है कि न्यूटन ने कहा है कि न्यूटन ने पहले नियम में इनर्शिया को बताया है। किसको बताया? इनर्शिया, जड़त्व को बताया। न्यूटन ने अपने पहले नियम में जड़त्व को बताया। कैसे? कि ये कोई वस्तु है, मान लो ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है? इस पर F नेट है, जो टोटल F नेट है वो 0 लग रहा है। यानी कि ये अभी स्थिर अवस्था में है। तो अब F नेट बराबर 0 है तो वस्तु रुकी हुई है, तो वस्तु हमेशा रुकी हुई होगी। अब देखो, वस्तु हमेशा रुकी हुई है। अगर F नेट बराबर 0 लग रहा है यानी बाह्य 0 है। अब वस्तु जिस अवस्था में है, यह जिस अवस्था में है यह उसी अवस्था में रहेगी। माना ये पहले रुकी थी तो बाद में भी रुकी रहेगी, बाद में भी स्थिर ही रहेगी। मान लो पहले ये v चाल से नियत गति कर रही थी। अब इसमें F नेट बराबर 0 होता है और अपन को पता है कि F बराबर क्या होता है? ma होता है। तो F नेट ही 0 है, मास तो फिक्स है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 0। a बराबर क्या हो जाएगा? त्वरण 0 है इसका। त्वरण 0 है तो मतलब ये भी चाल से नियत गति कर सकती है। मतलब
गति कर रही है, तो जितनी वेग से गति कर रही है, जिस दिशा में गति कर रही है, उसी दिशा में गति करती रहेगी बाद में भी। ये नियम दिया इसने। मतलब इसने कहा कि जो गतिशील है वो गतिशील रहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया को ही बताता है। किसको? जड़त्व को बताता है। तो अपन क्या कहेंगे? न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसको बताता है? जड़त्व को। ठीक है। अब अपन ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अब देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ लिया आपने, समझ आ गया। अब इसके अनुप्रयोग में क्या आता है? पहला आता है संवेग। क्या आता है? संवेग। संवेग को अपन पी से लिखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग क्या है? संवेग का। अब संवेग क्या होता है? संवेग होता है संवेग संवेग होता है वेग गुणा द्रव्यमान। अगर अपन द्रव्यमान को वेग से गुणा करते हैं तो वो उसका संवेग आ जाता है। ठीक है। तो संवेग को कैसे लिखते हैं? पी। पी बराबर अपन लिखते हैं एम वी। अब चूंकि देखो, वेग है जो सदिश राशि है ना, वेग सदिश राशि है, तो संवेग भी एक सदिश राशि है। संवेग की दिशा होती है। अब संवेग है, ये क्या है? सदिश राशि। तो अब ये सदिश राशि है, तो इसके सभी संवेग का गुणनफल, संवेग का योग, संवेग को घटाना, सब सदिशों की तरह होगा। किसकी तरह? सदिशों की तरह। सब चीज अब सदिशों की तरह होगी। जहां भी सदिश राशि आ जाए, वहां उसका जोड़ भी सदिशों की तरह होगा, उसका परिणाम भी सदिशों की तरह निकलेगा। ठीक है। और अब ये संवेग, इसका मात्रक। अब मात्रक देखो कैसे। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी में। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। संवेग अपन को समझ आ गया, है ना? ठीक है। अब देखो, अब इसका एक और अनुप्रयोग होता है एनएलएम का, आवेग। क्या होता है? आवेग। आवेग। आवेग क्या होता है? अपन देखो, अपन आवेग देखते हैं। आवेग अपन देखो, अपन अपन उसमें पढ़ते हैं बायो में। बायो में वो अपना तंत्रिका, तंत्र वाला चैप्टर में अपन आवेग पढ़ते हैं। न्यूरॉन्स के आवेग जो मिली सेकंड में होते हैं। यानी मिली सेकंड यानी बहुत कम समय के लिए होते हैं। जो न्यूरॉन के आवेग होते हैं, न्यूरॉन के जो गति, आवेग की चार, आवेग का मतलब चार्ज। पहली बात तो चार्ज। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन की गति आवेग ही तो है। इलेक्ट्रॉन्स की गति तो होती है आवेग, है ना? तो ये क्या होता है? मतलब बहुत ही अधिक परिमाण का बल। अब देखो, तंत्र में आवेग पढ़ते हैं अपन, इम्पल्स ऑफ न्यूरॉन, है ना? पढ़ते हैं अपन इम्पल्स ऑफ न्यूरॉन। तो ये क्या है? इम्पल्स ही तो है आवेग, है ना? हृदय का आवेग पढ़ते हैं। हृदय भी तो आवेग लगाता है। हृदय कितने 72 टाइम्स आवेग जाता है। उसमें जो एन ए वी नोड, एस एन नोड होती है, ए वी नोड होती है, उनमें आवेग ही तो जाते हैं। उनमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, इलेक्ट्रॉन्स के आवेग ही तो जाते हैं। तो जो आवेग होता है वो क्या होता है? एक बल होता है। देखो, हृदय के अंदर आवेग उत्पन्न होता है, तो वो बल ही तो उत्पन्न हो रहा है, उसी से तो हृदय धड़कता है। न्यूरॉन्स के अंदर आवेग उत्पन्न होते हैं, वो बल ही तो होता है, जिससे अपन को पता चलता है, फोर्स होता है। उससे तो न्यूरॉन्स को उद्दीपन होते हैं, उस फोर्स से ही तो न्यूरॉन्स उद्दीपित होते हैं। तो आवेग क्या होता है? एक उद्दीपन होता है। क्या होता है? उद्दीपन। और उद्दीपन क्या होता है? शीघ्र होता है। क्या होता है? शीघ्र। अब उद्दीपन है क्या? हकीकत में तो एक फोर्स है। एक क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो आवेग है क्या? आवेग आवेग है जो एक बल है। क्या है? साइंस। अब देखो, ये तो मैंने जूलॉजी की भाषा में बात कर ली। अब फिजिक्स की भाषा में बात करें तो आवेग क्या है?
बल है, क्या है, फोर्स है। जब बल अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक मात्रा में कम समय के लिए, देखो न्यूरॉन्स में भी मिली सेकंड के लिए फोर्स लगता है, तो जैसे, और वो हार्ट की ऐसे नोड होता है 0.8 सेकंड के लिए आवेग उत्पन्न करता है ना। तो आवेग अत्यधिक, और हार्ट का प्रेशर कितना होता है, हार्ट कोई 20 फीट तक ब्लड को फेंक देता है, इतने तेज तेज ब्लड का प्रवाह करता है 0.8 सेकंड में। तो अत्यधिक मात्रा में बल बल अत्यधिक मात्रा में कम समय के लिए लगे, मतलब अत्यधिक बल कम समय के लिए लगे, बिल्कुल बहुत मिली सेकंड के लिए लगे, मिली से क्या नैनो सेकंड के लिए लगे, तो वो बल क्या कहला जाता है। तो 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 जो बल होता है, उस बल को अपन बल ना कह के आवेग कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आवेग। ठीक है, तो देखो आवेग आई बराबर क्या होता है कि फोर्स लग रहा है किसके लिए, टाइम के लिए, है ना। अब ये, अब देखो अब आवेग की यूनिट क्या होगी, फोर्स बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और ई की सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी, है ना। तो अब देखो, अगर बल परिवर्ती बल लग रहा है, परिवर्ती बल लग रहा है, तो आई बराबर अपन कैसे निकाल लेंगे, जब भी देखो फिजिक्स में परिवर्तन आ जाए, यानी कोई भी चीज में परिवर्तन हो रहा है ना, परिवर्ती हो रही है, एक्स दिशा के अनुदिश परिवर्तित हो रही है, वाई दिशा के अनुदिश परिवर्तित होती है, जेड दिशा के अनुदिश परिवर्तित हो रही है। अगर कोई वस्तु परिवर्तित हो रही है और अपन को कोई भी चीज निकालनी है, तो उसका क्या करना है, अपन को समाकलन, क्या करना है, समाकलन, हमेशा याद रखना। अब देखो यहाँ पर बल परिवर्तित हो रहा है, तो बल परिवर्तित हो रहा है तो कर दो समाकलन, किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष ही तो बल परिवर्तित हो रहा है यहाँ पर, तो कर दो इसका समाकलन, आ जाएगा अपना आवेग। इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उनको अपन को करना होता है। तो आवेग क्या होता है, बहुत अधिक परिमाण का बल, यानी बहुत ज्यादा बल बहुत कम समय के लिए लगे। जैसे अपन यदि जैसे अपन कोई वस्तु ऊपर से फेंके, है ना, ऊपर से फेंके, तो यहाँ पर कोई वस्तु पृथ्वी से टकराएगी, तो पृथ्वी भी उस पर बल लगाती है। तो मान लो अपन ने कोई 100 न्यूटन के वेग से कोई वस्तु फेंकी, और तो पृथ्वी पे भी उस पर 100 न्यूटन लगाएगी जब दबेगी, तो जो 0.05 सेकंड के लिए टक्कर होगी, तो उस टक्कर में जो पृथ्वी बल लगाएगी इस पर वापस, वो जो बल लगाएगी वो बल नहीं आवेग होगा, वो बल नहीं आवेग होगा। ऐसे आवेग निकालते हैं फिजिक्स में अपन। तो आवेग अपन को समझ आ गया। अब अपन देखो न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़ते हैं, एन एल एम सेकेंड। और देखो एन एल एम फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया, वो क्या था, इनर्शिया का, इनर्शिया के लिए था, है ना। तो न्यूटन का जो सेकेंड नियम है वो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर आरोपित कुल बल संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। मान लो किसी वस्तु पर अपन कोई फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एन एल एम सेकेंड है, वो है ही क्या, एफ बराबर डी पी बाई डी टी, ये है, ये अपन को याद रखना है। अभी कैसे है वो मैं बताता हूँ, है ना। तो देखो न्यूटन का सेकंड नियम है कि किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, मान लो कोई वस्तु है, अपन उस पर अपन ने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया। मान लो ये कोई वस्तु है, इस पर अपन ने फोर्स लगा दिया एफ एक्सटर्नल। अब ये अपन ने कितना फोर्स लगाया, अपन ने कितना फोर्स लगाया, इसका परिमाण निकालने के लिए अपन को क्या करना होता है कि इसका ये जो फोर्स लगाया है अपन ने इस वस्तु पर, वो जो फोर्स है वो
ये जो आरोपित बल है, आरोपित बल जो इस वस्तु का, देखो इस वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m। अब फोर्स लगा रहे हैं तो ये चलेगी किसी वेग से, v वेग से मान लो चलना स्टार्ट कर देती है ना। v वेग से चलना मान लो, ये शुरू में तो रुकी हुई है ना। फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होगा, ए तुरंत से चलना स्टार्ट होगी, तुरंत से। तो इसका 1 सेकंड पर वेग v है, v1 है, 2 सेकंड पर वेग v2 हो जाएगा, क्योंकि त्वरण है तो वेग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वेग बढ़ेगा त्वरण है तो, है ना। अब 3 सेकंड पर इसका वेग v3 हो जाएगा, मतलब समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन आ रहा है ना। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वो नियत नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर संवेग क्यों कहा, यहाँ पर ये वेग भी कह सकता था कि मतलब कोई वस्तु, मतलब किसी वस्तु पर, न्यूटन का लॉ ये भी तो हो सकता है। यहाँ पर द्रव्यमान तो फिक्स है, तो यहाँ पर परिवर्तन तो वेग का ही हो रहा है समय के सापेक्ष। फोर्स लगाने पर परिवर्तन तो सिर्फ वेग में हो रहा है, तो इसने द्रव्यमान क्यों लिया, संवेग क्यों कहा। तो देखो ये भी तो परिभाषा हो सकती थी कि किसी वस्तु पर आरोपित कुल बल वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और यही तो बात है, जब अपन फोर्स लगाते हैं एफ एक्सटर्नल, तो वस्तु ए तुरंत से चलना स्टार्ट कर देती है और उसका द्रव्यमान तो फिक्स होता है। तो उस 1 सेकंड पर वेग v1, 2 सेकंड पर v2, 3 सेकंड पर v3, ऐसे वेग बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, वो त्वरण के ऊपर निर्भर करेगा, किस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं अपन उस पर निर्भर करेगा, है ना। तो मतलब वेग में परिवर्तन तो आ रहा है, तो सही बात है। जो एफ है वो चेंज किस में हो रहा है, एफ हो रहा है एम, तो आगे आ जाएगा क्योंकि उसका द्रव्यमान तो फिक्स है ना। तो डी वी बाई डी टी, ये क्या सही है, हाँ ये परिभाषा भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन क्या ये हमेशा सही है, नहीं, ये हमेशा सही नहीं है। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान भी मास है जो भी परिवर्तित होता है, मास भी परिवर्तित होता है। किसके लिए मास है, जो किसके लिए परिवर्तित होता है। मैंने है ना फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया था तुम्हें कि मास भी परिवर्तित होता है ना। मास भी परिवर्तित होता है, क्यों, क्योंकि आइंस्टीन के अनुसार E बराबर क्या होता है, mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर होता है। मतलब अगर किसी कण का वेग प्रकाश की चाल के वेग के सापेक्ष आ जाए, यानी कोई कण का वेग है जो प्रकाश के वेग के सापेक्ष आ जाए, सापेक्ष हो जाए, तो उसमें उसके द्रव्यमान में क्षति होना प्रारंभ हो जाता है। तो अगर कोई कण है उसका वेग प्रकाश के वेग के सापेक्ष आ जाए तो उसके द्रव्यमान में क्षति होना प्रारंभ हो जाता है। और ये किन के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे कणों के लिए होता है, क्योंकि इनका जो वेग आता है, अपन देखो जब अपन इलेक्ट्रॉन के कक्षीय त्रिज्या कक्षीय वेग निकालते हैं तो त्रिज्या वेग आता है ना इनका, जो होता है 2.18 इंटू 10⁻14 के समथिंग, 18 के समथिंग आता है, जो है ना इनके वेग 3 इंटू 10⁸ से तो बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनके द्रव्यमान में क्षति होती है। तो यहाँ पर अपन को उसके संवेग में परिवर्तन करना होगा। क्यों, क्योंकि संवेग है, यहाँ पर अपन कुल बल वेग में परिवर्तन की दर के बराबर तो होता ही है, लेकिन
अपन का फोर्स इतना ज़्यादा हो गया, अगर अपन का फोर्स इतना ज़्यादा हो गया कि वो प्रकाश की चाल से ज़्यादा हो गया, तो उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा। तो उसके किस में परिवर्तन होगा? द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा। तो परिभाषा NLM सेकंड की क्या बनती है? NLM सेकंड की परिभाषा बनती है कि किसी वस्तु पर आरोपित कुल बल संवेग। अब संवेग क्यों आ जाता है? क्योंकि संवेग P बराबर होता है mv मतलब दोनों में परिवर्तन आ जाएगा यहाँ से। तो कुल वेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अब ये परिभाषा तुम्हारे हमेशा समझ आएगी कि यहाँ पर संवेग ही क्यों लिया, क्योंकि द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो सकता है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो न्यूटन जी ने ऐसी ही परिभाषा नहीं बनाई है, सोच समझ के बनाई है। तो F बराबर क्या है? dp/dt। अब देखो यहाँ से अपन P बराबर क्या लिख दें? अपन P बराबर mv लिख दें। तो अब मैं देखो फॉर्मूला बना रहा हूँ, P बराबर mv लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा dmv/dt। अब देखो ये दो अलग अलग वो हैं, m अलग है, v अलग है। अगर दोनों परिवर्तित हो रहे, देखो F बराबर क्या आ गया? dmv/dt। अब ये दोनों क्या है? फलन है। अब जब फलन समाकल, जब देखो अब x डॉट y आ जाए तो अवकलन कैसे करते हैं? अवकलन कैसे करते हैं? तो उसके लिए अवकलन का फॉर्मूला आ जाता है, देखो dx, y और dt ऐसे अवकलन आ जाए तो इसका अवकलन कैसे होता है मैं सिखाता हूँ। इसके अवकलन के लिए पहले एक को बाहर लो, एक को नियत मानो, x को नियत मान लिया तो dy/dt, फिर y को नियत मानो y तो dx/dt। ये होता है इसका अवकलन, ये होता है इसका अवकलन अगर गुणनफल हो तो। ठीक है, गुणनफल हो तो ये अवकलन होता है। तो ये अपन यहाँ यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा? F बराबर पहले m को नियत मानो m dv/dt, फिर अपन मान लेते हैं v को नियत v dm/dt। अब देखो अगर कोई मतलब वस्तु के लिए द्रव्यमान नियत है, अगर द्रव्यमान नियत है तो dm/dt बराबर क्या आ जाएगा? 0, है ना। तो F बराबर क्या आएगा? m dv/dt। क्या आ जाएगा? m dv/dt। देखो ढंग से देखो इस फॉर्मूले को, F बराबर m dv/dt, और यही तो मैंने यहाँ लिया था। तो ये है जो इस परिभाषा की एक कंडीशन है, इस परिभाषा की एक कंडीशन है। ठीक है, इतना समझ आया अपने को, है ना। तो अब अपन देखते हैं आगे। तो देखो अपने पास फॉर्मूला क्या बना। अब यहाँ पर हमेशा अपने पास फॉर्मूला क्या आता है? F बराबर dp/dt बराबर dmv/dt बराबर m dv/dt प्लस v dm/dt। ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो अपन ने, तुमने कभी रॉकेट देखा है? रॉकेट, है ना, रॉकेट। देखो वो वाली बात अपन बाद में करेंगे। चलो F बराबर यहाँ पर अपन को m ये इसको क्या मान ले? नियत। अगर m नियत है तो ये तो घट ही जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा? क्या? m dv/dt। और dv/dt ही क्या होता है? त्वरण होता है। क्यों? क्योंकि a बराबर dv/dt होता है, b बराबर dx/dt होता है। ये तो अपने पढ़ा है ना पहले ही। तो यहाँ पर F बराबर क्या आ जाएगा? m a। ये अपन को समझ आ गया, ये न्यूटन द्वितीय लॉ का ही एक रूप है। F बराबर m a। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम। देखो NLM फर्स्ट क्या है?
जड़त्व का नियम, ठीक है। NLM सेकंड क्या है कि जो कुल बल है, जो F नेट है, वो क्या है, संवेग में परिवर्तन डी डी पी बाई डी टी। तो अब अपन को हमेशा यही लगाना है। देखो जितने भी ब्लॉक प्रॉब्लम होती है ना अपन की, उनमें अपन को क्या लगाना है, NLM सेकंड। क्या लगाना है अपन को, NLM सेकंड लगाना है। अब कैसे लगाना है, अपन को F नेट बराबर क्या करना है, अपन को M में लगाना है। क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पर ब्लॉक होते हैं, उनका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। तो ब्लॉक उनका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, तो उसमें अपन को ये वाली कंडीशन तो हट ही जाएगी। तो ये बचेगा, इसके लिए डी वी बाई डी टी के लिए ए आ जाएगा, तो F नेट बराबर ए। देखो अब अपन को हमेशा कंडीशन में क्या लगाना है, F नेट बराबर ए में लगाना है। अब F नेट मतलब ये क्या है, ये कुल बल है। कुल बल बराबर क्या करना है अपन को, एम ए। कुल बल बराबर एम ए करना है अपन को हर कंडीशन में, चाहे चाहे क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लेक्स आ जाए, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी भी ज़्यादा हो, कोई मतलब नहीं है। करना क्या है, कुल बल बराबर एम ए, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं अगली चीज। अब अपन को सर ने एक चीज और पढ़ाई है। देखो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। देखो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जरूरी है अपन के लिए, वो अपन को कुछ बहुत से क्वेश्चंस करने में मदद करेगी। पर मैं चाहता हूँ कि अपन शुरू में FBD बनाना सीखे। पर चलो इसको कर ही लेते हैं आज, क्या दिक्कत है। तो देखो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है कि सर ने क्या पढ़ाया अपन को, ये अपन को लगानी आनी चाहिए। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी, अरे देखो ये मोमेंट है, मोमेंट, और एक होती है MOVE मूवमेंट। ये तो गतिविधि होती है, मूवमेंट यानी गति होती है। तो ये मोमेंट संवेग है। मोमेंट क्या है, संवेग, और मोमेंटम क्या है, मोमेंट क्या है, मूवमेंट। मूवमेंट गति है, ठीक है। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो इसमें अपन को सीधी सी बात है, अपन को देखो मोमेंट क्या होती है, मोमेंट संवेग, संवेग के लिए अपन को देखो NLM फर्स्ट और NLM इम्पल्स की दोनों परिभाषाओं को बराबर करना है। इम्पल्स में I बराबर क्या होता है, FT। I बराबर क्या होता है, FT। अब देखो FT होता है, या फिर I बराबर FDT। अगर बल परिवर्तित हो तो I बराबर FDT कर देते हैं अपन, है ना। ये है उसका, इम्पल्स में अपन ने पढ़ा था, है ना। और मोमेंटम में क्या होता है कि D यानी F बराबर क्या होता है, DP बाई DT। सब ये NLM सेकंड में अपन ने पढ़ा था। मोमेंटम निकालने यहाँ से, तो DP बराबर FDT आ गया, है ना। ये आवेग है, ये मोमेंटम है, दोनों है। और अपने पास देखो आवेग और मोमेंटम, देखो इन दोनों की ये चीज़ें सेम है, ये चीज़ें सेम है ना, ये चीज़ें सेम है। तो I बराबर DP, I बराबर DP होता है ना, I बराबर DP होता है ना। मतलब I इम्पल्स बराबर होगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल माइनस P इनिशियल, है ना ये। और I बराबर क्या होता है यहाँ पर, FT बराबर P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो F बराबर आ जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल बाई T। ये यहाँ से पूछा गया था नीट 2025
2025 में ये वाली चीज पूछी गई थी कि F बराबर डेल्टा पी बाई टी। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में सीधी सी बात है, अपन को आवेग को और संवेग को बराबर करना है। क्या करना है? आवेग बराबर करना है संवेग में परिवर्तन। आवेग बराबर क्या कर देना है अपन को? संवेग में परिवर्तन। ठीक है, इतना काम करना है। अब देखो अपन को इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके क्वेश्चंस ग्राफ में आते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे आते हैं। देखो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में क्या करना होता है कि देखो ये कोई ग्राफ दे दिया अपन को P और T का ग्राफ है ना, और ये दे दिया ऐसे ऐसे कोई ग्राफ दे दिया। ये 20 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन सेकंड है, और देखो ये क्या है 30 न्यूटन सेकंड। अब मैंने न्यूटन सेकंड क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि देखो P बराबर क्या होता है? MP है ना। P बराबर mv। अब P बराबर mv होता है तो m क्या होता है? kg, और v क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और देखो न्यूटन बराबर क्या होता है? kg मीटर सेकंड स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ से ये इसको लगाएंगे तो इसमें देखो सेकंड नीचे है तो ये यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये तो है ही, और ये यहाँ से ये कट गया तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकंड। क्या आ जाएगा? न्यूटन सेकंड। ऐसे होता है। अब देखो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं P बराबर डी एफ बाई एफ टी। जैसे कैसे होता है? F बराबर क्या होता है? सेकंड लॉ से डी पी बाई डी टी होता है। तो ये डी पी बराबर एफ डी टी। एफ क्या होता है? एन न्यूटन, और टाइम क्या होता है? सेकंड। तो यहाँ से इसका मात्रक आ गया। ठीक है, आ गया ना मात्रक। ऐसे अपन इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो ये 4 सेकंड ले लिया और ये 8 सेकंड ले लिया, 6 सेकंड है, 6 सेकंड। अब देखो इम्पल्स न्यूटन इम्पल्स थ्योरम कैसे लगाते हैं? इसमें क्या लगाना है अपन को? F बराबर क्या लगाना है? डेल्टा P बाई टी। वो थ्योरम में ही तो निकाला था अपन ने लास्ट में, जो नीट में पूछा था, है ना, वही तो निकाला था। तो इसमें देखो डेल्टा P बाई टी, तो F बराबर, अब देखो P, अब इसकी स्लोप क्या है? पहली सेकंड पे क्या है? डेल्टा P, अंतर 0 से, ये 0 से किसका है? 20 का। तो 20 माइनस 0 बटा टी कितनी है? 4 सेकंड, मतलब 5 न्यूटन का फोर्स है इस जगह पे, 0 से 30, है ना। तो इसकी जो स्लोप है, वो जो इसकी स्लोप क्या दिखाएगी? इसकी स्लोप है जो क्या दिखा रही है? F फोर्स दिखा रही है इसकी स्लोप, है ना। देखो यहाँ से निकाल लो 0 से 30, तो 30 माइनस 0 बटा 6 इसका आ जाएगा, जब भी 5 छंगा 30, 5 न्यूटन। क्योंकि स्लोप सीधी रेखा है तो स्लोप फिक्स है, कोई परिवर्तित स्लोप थोड़ी है यहाँ पर कोई भी परिवर्तित स्लोप नहीं है, है ना। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। जैसे एफ टी ग्राफ दे रखा हो तो ये सब ना IMP थ्योरम के ही एग्जांपल्स हैं। देखो एफ टी ग्राफ दे दिया अपन को। अब इस ग्राफ में देखो, अब देखो, अब यहाँ पर अपन को 5 दे दिया, 5 न्यूटन, और ये दे दिया 2 सेकंड पर। अब अपन को इसका क्या निकालना है? पूछ लिया कि टी बराबर 2 सेकंड पर संवेग निकालो। अब देखो अपन को पता क्या है? F बराबर डेल्टा P बाई टी होता है, टी, है ना। अब देखो यहाँ पर अपनों को क्या कि जब पी टी ग्राफ होता है तो उसकी ढाल F बताती है, लेकिन अब डेल्टा P बराबर एफ टी, मतलब एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल होगा जो क्या दिखाएगा? P। एफ टी यहाँ पर क्या होगा कि एफ टी
एफ टी ग्राफ है। अब ये एफ टी आ गया। एफ टी ग्राफ, तो इसमें तो समाकलन करना होगा। समाकलन में क्या आता है? क्षेत्रफल। तो इसका समाकलन करते हैं। तो देखो संवेग निकालने के लिए तो इसका समाकलन करना होगा। समाकलन में देखो क्या है कि डेल्टा पी बराबर, अब देखो ये परिवर्ती नहीं है, परिवर्ती नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो एफ इंटू टी। एफ इंटू टी करेंगे तो एफ कितना है 5, इंटू टी कितना है 2। तो डेल्टा पी बराबर आ जाएगा 10 न्यूटन सेकेंड। आ गया एफ टी। एफ टी से ऐसे निकाल देंगे अपन, है ना। अरे यार, इसका वो करना है अपन को, एफ टी क्षेत्रफल निकालना है यार। इसका क्षेत्रफल, जो इसका ग्राफ का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल निकालना है इसका अपन को। क्षेत्रफल क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? देखो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। आधार कितना है इसका? आधार 2 इंटू ऊंचाई कितनी है इसकी? हाईएस्ट पॉइंट क्या है? 5। तो जो पी है वो 5 न्यूटन सेकेंड आएगा। ये तो अपन ने वो उसमें बनाए ना, किस वाले छे, अरे यार ये सब अपन ने उसमें पढ़ाए ना, क्या कहते हैं वो गति के नियम वाले चैप्टर में अपन एफ टी ग्राफ, वी टी ग्राफ का क्षेत्रफल, जैसे अपन ने देखो क्या पढ़ाया अपन ने पढ़ाए कि b बराबर क्या होता है? dx/dt होता है ना। और a बराबर क्या होता है? dv/dt होता है ना। तो अपन को देखो ग्राफ दे रखा होता है एक्स टी, तो एक्स टी ग्राफ होता है एक्स, अपन क्या लिखते हैं? एक्स टी ग्राफ की, देखो अगले पेज पे सिखाता हूँ मैं तुमको इसको कैसे किया अपन ने। देखो अपन वहाँ क्या पढ़ते हैं कि v बराबर क्या होता है कि dx/dt होता है। तो अपन देखते हैं कि इसमें ऐसे ग्राफ होता है, उसमें x होता है, इधर t होता है। तो इसकी जो ढाल होती है, स्लोप होती है वो क्या देखा है कि यानी एक्स टी ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बताती है? v बताती है ना। ये अपने पढ़ा है। फिर अपन देखते हैं कि a बराबर क्या होता है कि dv/dt होता है। तो ये अपन देखते हैं कि यहाँ पर v और t, तो इसकी जो वी टी ग्राफ है, जो इसकी स्लोप है, स्लोप क्या बताती है? ए बताती है। लेकिन इसी में अगर अपन देखें कि ग्राफ दे दिया जाए एटी ग्राफ, अब इसमें अब जो एटी ग्राफ है तो इसमें इसकी स्लोप क्या बताएगी? इसकी स्लोप कुछ नहीं बताती है। एटी ग्राफ की स्लोप कुछ नहीं बताती है, लेकिन एटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है? v बताता है, क्योंकि dv बराबर क्या आ रहा है? a dt। अब ये ऐसे करते हैं तो समाकलन में v बराबर आ जाएगा a t, यानी इसमें जो क्षेत्रफल है ये v को डिनोट करता है। ऐसे ही अपन ने देखो dp बराबर f बराबर क्या है? dp/dt। तो ऐसे ही ये है। तो जो पीटी ग्राफ की क्या बताएगी? स्लोप, वो बताएगी f को, है ना। और अगर dp बराबर f dt हो जाएगा तो एफ टी ग्राफ की का क्षेत्रफल क्या बताएगा? p को। ऐसे ही तो है ये, सेम इसी की तरह तो है ये। एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताएगा? p को। अब देखो क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन था ये वाला, यहाँ पर दिया था f, यहाँ दिया था t, और ऐसे ही यहाँ दे रखा था 5, यहाँ दे रखा था 2। तो अब इसका देखो, अब एफ टी ग्राफ है, अपन को पता है कि ये एफ टी ग्राफ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा यहाँ से p निकालने के लिए। तो p के लिए अपन को dp बराबर क्या होता है? एफ डी टी। इसका समाकलन करना होगा, समाकलन करते हैं ना जब क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालना होगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आधार इंटू ऊंचाई 1/2, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है, ये एक ट्राइंगल है, तो इसके आधार क्या है? 2 इंटू ऊंचाई क्या है? 5। तो इससे क्या p बराबर क्या आ जाएगा? 5 न्यूटन सेकेंड ऐसे आ रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया।
अब अगला अगला देखते हैं कि देखो, अब देखो, आई आई एम पी, आई इम्पल्स इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, आई एम टी की जो नेक्स्ट क्या है, ये आई एम टी के अनुप्रयोग में देखते हैं अपन। IMPT के अनुप्रयोग में अपन क्या देखते हैं, गेंद का दीवार से टकराना। अब देखो, गेंद है जो दीवार से टकराती है। अब देखो, अपन देखते हैं कि ये कोई दीवार है ना, यहाँ पर कोई गेंद है, ये प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था है गेंद की। अब गेंद की प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि जो इसका इसका द्रव्यमान m है और इसका वेग क्या है इधर v, वेग b है, तो इसका p इनिशियल क्या लिख सकते हैं अपन, p इनिशियल m भी लिख देंगे, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब ये टक्कर, अब इसने इससे टक्कर करी, अब टक्कर करने के बाद क्या होगा, ये वापस आएगी इसी दिशा में, तो इसका वेग विपरीत हो जाएगा v। और ये कैसे टक्कर, मान लो अपन प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ टक्कर मतलब कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है यहाँ पर। अब ऊर्जा की हानि नहीं हो रही है तो इसका द्रव्यमान है में और वेग विपरीत, तो पी फाइनल क्या हो जाएगा। अब देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो डायरेक्शन चेंज के लिए अपन एम माइनस एम भी लगाएंगे, है ना, माइनस एम भी लगाएंगे। तो यहाँ पर अपन संवेग में परिवर्तन निकाले, डेल्टा पी बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो देखो पी फाइनल क्या है, माइनस एम बी, पी इनिशियल क्या है, एम बी। तो जो संवेग में परिवर्तन है वो -2 mb। अब देखो यहाँ पर माइनस अपन को क्या दिखा रहा है, माइनस अपन को डायरेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि अपन देखो इस दिशा को तो पॉजिटिव दिशा लिया था, इस दिशा को नेगेटिव दिशा लिया है, तो संवेग, वो जो संवेग में अंतर आ रहा है वो किधर, किस दिशा में आ रहा है, इस दिशा में, इस वाली डायरेक्शन में आ रहा है, और कितना आ रहा है 2 mb। तो अपन किसी वस्तु को mb संवेग से फेंकते हैं और वो वापस दीवार से टकरा के आती है, तो जो संवेग में अंतर आता है वो क्या होता है, -2 mb का होता है, ठीक है, जीरो नहीं होता है, -2 mb का संवेग में अंतर आता है ना। तो अब इसमें अपन को ये जब लगाना है जब हम डायरेक्शन ना लिखें, है ना। अगर अपन ऐसे लिखें कि संवेग में परिवर्तन कितना है, डेल्टा पी बराबर 2 mb बाईं ओर, तो अब अपन को माइनस लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अपन ने दिशा पहले ही लिख दी। अब अपन यहाँ पर, अब देखो अपन ने वस्तु को यहाँ फेंका, अब देखो ये वस्तु इससे टकरा कर वापस आई, मतलब यहाँ पर टक्कर हुई है, टक्कर हुई है तो दीवार ने वस्तु पर फोर्स लगाया होगा, दीवार ने वस्तु पर फोर्स लगाया होगा यहाँ पर। अब दीवार वस्तु पर फोर्स लगाती है तो उसमें क्या होता है, आवेग होता है, उसमें क्या होता है, आवेग। अब दीवार, अतः अपन क्या कर सकते हैं, अतः दीवार द्वारा गेंद पर लगाया गया औसत बल। अब दीवार पर, अब दीवार है, दीवार भी तो गेंद पर बल लगाएगी, तभी तो वो गेंद वापस जाएगी, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा यहाँ पर। दीवार गेंद पर बल लगाएगी तो वो बल क्या होगा, बल होगा डेल्टा पी बराबर, अब देखो डेल्टा पी बराबर आई, क्योंकि यहाँ पर अब अपन को लगानी है IMT थ्योरम, डेल्टा पी बराबर आई, डेल्टा पी बराबर आई, क्योंकि जो बल लग रहा है वो आवेग है, क्या है, आवेग, तो एफ डी टी होगा। डेल्टा पी कितना है, -2 mb है अपने पास, डेल्टा पी अपने पास कितना है, 2 mb। और देखो अब जो डी टी है वो अपन को निकालना है, और एफ क्या है, एफ, तो यहाँ पर टी आ जाएगा, ये हो गया, ये क्या है, ये है फोर्स जितना लगाया गया है। अब अपन कहते हैं कि मान लो जो ये टक्कर है वो 0.02 सेकंड के लिए हो रही है, तो 0.2 सेकंड के लिए हो रही है, तो वस्तु का वेग कितना होगा, है ना, तो वस्तु का वेग कितना होगा, तो अपन देख लो यहाँ पर IMT थ्योरम लगाने के बाद अपन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे।
इतना फोर्स लगेगा, मतलब जितने कम समय के लिए लगेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा? लगभग खुद के संवेग का 100 गुना ज़्यादा फोर्स लगेगा 0.2 सेकेंड के लिए। अगर वस्तु को लगाया जाए तो खुद के संवेग का 0.100 गुना फोर्स लगाएगी दीवार, तब जाके उसे वापस धकेलेगी। तो यहाँ से अपन ऐसे किसी भी चीज़ का फोर्स निकाल सकते हैं IMT थ्योरम लगा के, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि अपना जो संवेग में परिवर्तन कितना आया था, वो आया था -2 mv आया था, है ना। ये डायरेक्शन है सिर्फ माइनस। तो अब देखो अब दीवार द्वारा औसत बल कितना लगाएगा, तो उसके लिए IMT लगाएंगे अपन, IMT थ्योरम। IMT थ्योरम क्या होती है? डेल्टा P बराबर I। तो डेल्टा P बराबर अपन क्या लगा देंगे? FDT। अब देखो यहाँ पर DP बराबर FDT होता है, तो इसे समाकलन करेंगे तो P इधर P आ जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल, है ना, बराबर FDT का हो जाएगा T। अब वो तो अब अगर जो समय है जो समय मान लो T दे दिया अपन को 2x प्लस 3y, ऐसे मतलब इसमें दे दिया, चरक समय में इनमें दे दिया, तो अपन को तो यहाँ पर समाकलन करना होगा वो टी नहीं, फोर्स है जो 2x प्लस 3y के रूप में दे दिया, मतलब ये परिवर्ती बल दे दिया, तब अपन को समाकलन करना होगा, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना। तो अब देखो यहाँ से अपन F क्या आ जाएगा अपन का? P फाइनल माइनस P इनिशियल बटे T। देखो ये कितना आया था अपना? -2 mv। तो यहाँ पर -2 mv बराबर T। अगर यहाँ पर फोर्स का परिमाण निकाला जाए, फोर्स की जगह फोर्स का परिमाण, मतलब परिमाण ले लिया अपन ने, तो 2 mv/t। तो यहाँ ये वाले फॉर्मूले से अपन 2 mv/t संवेग में परिवर्तन से अपन इस दीवार वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मान लो कि n गेंदे, मान लो ये दीवार है अपनी, दीवार से लगातार बहुत सारी गेंदें वापस दे रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो n गेंदें दीवार से प्रति सेकंड टकरा रही हैं, कि माना n गेंदें प्रति सेकंड दीवार से टकरा रही है। अब n गेंदें दीवार से प्रति सेकंड टकरा रही है, तो P इनिशियल क्या हो जाएगा अपना? P इनिशियल हो जाएगा, mb तो था ही, लेकिन n गेंदे का है तो n mb आ जाएगा। P फाइनल क्या हो जाएगा अपना? P फाइनल हो जाएगा -mb तो था ही, लेकिन n mb हो रहा जाएगा, है ना। तो अब संवेग में परिवर्तन डेल्टा P बराबर है अपने पास क्या आ जाएगा? -2 nmv हो जाएगा, -2 nmv, है ना। तो औसत बल यहाँ पर F एवरेज क्या आ जाएगा? F एवरेज आ जाएगा F एवरेज 2 nmv/t। कितने सेकंड? प्रति सेकंड। अब देखो प्रति सेकंड है, अब ये जो गेंदें हैं जो प्रति सेकंड टकरा रही है, तो t बराबर अपन को 1 सेकंड लेना होगा, क्योंकि हर सेकंड में n गेंदें टकरा रही हैं, हर सेकंड में n गेंदें टकरा रही है, तो प्रति सेकंड के लिए n आएगा। तो F एवरेज बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 nmv क्या आ जाएगा? 2 nmv। देखो ये क्या है? ये तो कंडीशंस है, अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है, अपन को बस अप्लाई करनी है। कि बोलते कि n गेंदें प्रति सेकंड टकराए, तो P इनिशियल क्या होगा? P फाइनल ये हो जाएगा, डेल्टा P हो जाएगा, एवरेज में T आ जाएगा। T कितना है यहाँ पर, ये अपन को याद रखना है। टाइम दिया है कितना? प्रति सेकंड टाइम दिया है, तो T बराबर 1 लगा देंगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा अपना। कोई दिक्कत? ये सिर्फ इस कंडीशन के लिए है, हर कंडीशन में नहीं चेपने ये फॉर्मूले। कंडीशन क्या है? सीधी जाए, कोई एंगल वेंगल का कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है इसमें, नहीं, एंगल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, एंगल के लिए नहीं, एंगल के लिए अपन को अलग पढ़ना होगा। अब देखो अगर कोई मान लो गेंद है जो एंगल पे टकराए तो क्या होगा? अगर कोई गेंद है जो एंगल पे टकराए तो क्या होगा? तो अपन को सीधा बात है, कोई भी गेंद है मान लो, देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये मान लो दीवार है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपन ने देख लिया, ये इसका लंबवत अक्ष है,
ये इसका लंबवत अक्ष मान लिया अपन ने। मान लो कोई गेंद है जो यहाँ से छोड़ी अपन ने, इसका वेग ये है v। अब ये इससे कैसी टक्कर करेगी? तिर्यक टक्कर, तिर्यक या तिरछी, तिरछी टक्कर करेगी ये, है ना। अब तिरछी टक्कर करेगी तो मान लो ये यहाँ टकराएगी, है ना। यहाँ से फिर ये ऐसे जाएगी और ये इसका वेग हो जाएगा इस जगह पे ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से टकरा के ये इधर आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम देखते हैं, ये मान लो इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ये इसकी अंतिम स्थिति है ना। प्रारंभिक देख ली, अंतिम देख ली। तो देखो ये मान लो किस कोण पे टकराएगी, ये देखो मान लिया ये थीटा कोण पे टकराई, है ना। तो वापस भी थीटा कोण पे जाएगी, क्योंकि अपन ने प्रत्यास्थ टक्कर की बात कर रहे हैं अपन, तो वापस भी थीटा कोण पे जाएगी, है ना। ठीक है, इतना हो गया। तो मान लो देखो ये भी इसका विलंबवत अक्ष है, ये भी इसका विलंबवत अक्ष है, ठीक है। तो मान लो ये थीटा है, तो देखो ये जेड बन रहा है ना, जेड। देखो एक्स और जेड, ये तो ऐसी कंडीशंस होती हैं इनमें, जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एक्स बन रहा है, ये जेड में ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऐसे फिक्स होता है। तो देखो ये उल्टा जेड बन रहा है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अपन को इतना समझ आ चुका है, कोई दिक्कत। अब देखो इसको आगे निकालें, तो यहाँ पर देखो ये x बन गया, x बन गया, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब अपन इसके क्या करेंगे? घटक करेंगे। क्या करेंगे? घटक। देखो देखो ये तो v वाला x है, v है वेग। अब इस थीटा के साथ जो कोण बनता है ना, कोण वाला घटक होता है, तो उसको हमेशा cos थीटा लिखते हैं। तो ये होगा v cos थीटा, ठीक है। डायरेक्शन अपन को पता चल गई, इसकी डायरेक्शन इधर है। अब इसके साथ इस तरह वाला, इसको 90 एंगल पे लेते हैं, तो जो ये बिना कोण वाले थीटा होता है ना, बिना कोण वाला वो होता है घटक, इसको लिखते हैं अपन v sin थीटा। बिना कोण वाला sin थीटा होता है, कोण वाला होता है ये थीटा वाला है, ये cos थीटा होता है। इधर देखो ये थीटा है तो ये v है अपना। तो देखो ये जो क्या है, ये कोण वाला है। अब ये कोण वाला है तो ये क्या है, v cos थीटा। और ये है, ये क्या है, बिना कोण वाला, ये क्या है, v sin थीटा। अब अपन देखो, अब इसका द्रव्यमान तो m था, है ना, इसका द्रव्यमान m था, समझ आया ना। ये देखो क्या किया, एक वो वेग वस्तु को v वेग से फेंका, तिर्यक टक्कर करेगी इस जगह पे, इससे फिर ये उल्टी इधर आएगी, तो इस जगह पे आ गई, इसका वेग अभी भी v है उसी जगह पे। तो इसने देखो वेग की डायरेक्शन में अपन ने देखो ये किस एंगल पे टकराई, थीटा एंगल पे टकरा रही है, ये वाला थीटा एंगल है, ठीक ठीक है, थीटा एंगल पे टकरा रही है। तो ये क्या है, ये विलंबक अक्ष है, ये लंबवत अक्ष है। देखो ये थीटा है तो ये वाला जो कोण होगा, ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, क्योंकि जेड है, और जब ये थीटा है तो ये थीटा होगा, है ना। ऐसे ही अपन देखते हैं, तो ये थीटा के साथ v cos थीटा बनेगा, इधर थीटा के साथ v cos थीटा बनेगा। अब देखो, अब इसका संवेग लिखते हैं, इसका प्रारंभिक संवेग pi लिखते हैं अपन। देखो pi लिखते हैं, तो इसका जो, अब देखो डायरेक्शंस ले लेते हैं अपन, यही तो होती है अपनी डायरेक्शन। ये x अक्ष होता है, ये क्या होता है अपना y अक्ष। तो देखो जो ये नेगेटिव y होता है, ये नेगेटिव x होता है, यही तो होती है अपनी डायरेक्शन। होती है या नहीं होती? होती है। तो देखो ये x अक्ष इधर वाला है जो पॉजिटिव x के लिए है। तो देखो संवेग में अपन देखो इधर लिखते हैं, तो क्योंकि संवेग है जो कि एक सदिश राशि है, तो इसका योग भी सदिश की तरह होगा। तो देखो ये x अक्ष में है, और देखो x अक्ष पॉजिटिव x अक्ष की ओर है, तो p इनिशियल में ये क्या है, p इनिशियल में ये m तो सबसे गुना होगा m, ये क्या है, v cos थीटा। ये किस में, आई कैप में, प्लस आई कैप में, है ना। एक्स अक्ष के लिए अपन आई कैप यूज करते हैं। देखो एक्स अक्ष के लिए आई कैप, वाई अक्ष के लिए जे कैप, और जेड अक्ष के लिए अपन यूज करते हैं के कैप, जब वेक्टर लिखते हैं अपन, है ना। ये तो अपन वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो देखो एक्स अक्ष के लिए v cos थीटा आई कैप, क्योंकि अब ये प्लस में क्यों लिखा है, क्योंकि प्लस अक्ष के लिए है। अब देखो ये वाला नीचे जा रहा है, मतलब माइनस वाई अक्ष के लिए है,